जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। जयललिता तमिल फिल्मों की एक बड़ी एक्ट्रेस थी और काफी फेमस भी थी जिनके बारे में सब जानते, लेकिन जब एमजी रामचंद्रन राजनीति में उन्हें लाए तो फिर एमजीआर भी तमिल फिल्मों के जो सुपरस्टार थे उनकी भी चर्चा हुई। और फिर तमिलनाडु में एक और चीज सबसे बड़ी जो बात हो रही थी उनके लिबास को लेकर। तमिलनाडु में एक्टिंग से राजनीति में आने का प्रयोग हमेशा से सफल रहा है। 1992 में जयललिता के भी एआईडीएमके के जरिए ही राजनीति में एंट्री हुई और ये भी शानदार एंट्री थी, जानदार भी रही। और एक्टिंग से जयललिता की अगर बात करें तो ये खूब नाम भी कमाई और न सिर्फ नाम बल्कि पैसे भी खूब कमाए। राजनीति में आने के बाद न जाने और कितने चांद इन्हें लग गए, लेकिन एमजीआर के जाने के बाद एआईडीएमके भी अगर इनके देखें तो इनके मालकिन हो गई जयललिता। जयललिता के हाथ में पूरा कमान आ गया। राजनीति में जितना कद ऊंचा होता है उसमें यह भी देखा गया है कि करप्शन के आरोप भी आसमान छूने लगते हैं और करप्शन भी नेताओं पर लगने लगते हैं। राजनीति में आने के बाद जयललिता हमेशा से एक लिबास में दिखी हैं और वो लिबास थे साड़ी। जयललिता को हमेशा से साड़ी पहनते हुए दिखा गया है और माथे पर एक बिंदी लगाती थी, कोई ज्वेलरी नहीं होती थी। और इसके अलावे अगर देखा जाए तो उनके पास जब रेड पड़ा तो एक आश्चर्य कहानी आई। 1997 में एक दिन ऐसा भी आया जब सरकार की तरफ से उन पर जो नजरें टिकी थी वो टेढ़ी हो गई और उन पर रेड मार दिया गया। इनकम टैक्स का ये रेड था और चेन्नई के आलिशान जो पॉस गार्डन वाले घर है उसमें पुलिस घुस गई थी। इनकम टैक्स के अधिकारी घुसे और खजाना खोल दिया और सिर्फ इन खजानों में जो चीज मिले उसे देखकर अधिकारी हक्का बक्का रह गए थे। कैश, सोने चांदी तो दिखा ही, हजारों साड़ियां, जूते और घड़ियां देखकर देश की आंखें खुली के खुली रह गई। और इसकी चर्चा तब खूब हुई थी। जो जितना देखा यह सब कुछ जब्त कर लिया गया था तब, और इनकी खबरें भी खूब प्रचारित की गई थी, खूब छपी थी कि जयललिता के घर में इतनी साड़ियां बरामद हुई, इतनी ज्वेलरी, 27 किलो सोना, 10,000 से ज्यादा साड़ियां, 750 जोड़ी जूते, 1562 एकड़ जमीन के दस्तावेज इनके घर से हुए। और ये सब हुआ चेन्नई के पॉश गार्डन में जयललिता का आलिशान घर पर। और इसी घर में वेदा निलयम समेत बहुत कुछ, इतना बड़ा सब कुछ कि कोर्ट का आदेश था। और फिर कर्नाटक सरकार ने भी यहां पर खेल किया। कर्नाटक सरकार के अगर देखें तो जमा खाने में ये सारी चीजें थी। 27 साल बाद बेंगलुरु की अब स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने इस मामले को लेकर फैसला सुनाया है। 27 साल बाद यह फैसला आया और यह सब कुछ तमिलनाडु सरकार को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये बात कोर्ट की तरफ से कही गई, जिसमें से 14 और 15 फरवरी को कर्नाटक से जयललिता की जब्त की गई संपत्ति एआईडीएमके की धूर विरोधी डीएमके की स्टालिन सरकार के जो हवाले ये सारी चीजें कर दी जाएंगी। इससे तमिलनाडु सरकार जयललिता पर लगे जुर्माने की भरपाई भी कर सकती है। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि आखिर सरकार इनके खजाने के इस्तेमाल किस तरह से करती है। लेकिन अगर देखा जाए तो जयललिता की बात हो रही थी, एक्टिंग राजनीति में टॉप पर पहुंची जयललिता ने इनके अपना कभी परिवार भी नहीं रहा और इन्होंने कभी परिवार बनाया भी ना। और ये भी है कि ना शादी हुई और ना ही कोई बाल बच्चे हुए।
इतना ही नहीं, उन्होंने कोई भी वसीयत भी नहीं छोड़ी थी जो उनके परिवार को मिल सके। 2020 में एक मामला था जो मद्रास हाई कोर्ट में पहुंचा। 2020 के ही मद्रास हाई कोर्ट ने जयललिता के इकलौते भाई जय कुमार के बच्चे को और जयललिता की जो संपत्ति थी उसको लेकर इन्होंने ये बात कही थी, और उनके भतीजे हैं जो जयललिता के भतीजे जे दीपक और दूसरे भतीजे जे दीपा, इन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन ये सब क्या मद्रास हाई कोर्ट ने खुद से जयललिता तब नहीं कर पाई। जयललिता की संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा दीपक और फिर दीपा को मिला। जयललिता के जाने के बाद AIADMK सरकार पॉस गार्डन बंगले को मेमोरियल बनाने के फिराक में थी, और इस फिराक को ही जिससे मद्रास हाई कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो इसे रद्द कर दिया गया और इसे 2021 में दीपा और दीपक को दे दिया गया कि उनके घर को मेमोरियल हाउस नहीं बनाया जाएगा। दीपा और फिर दीपक राजनीति में आने की कोशिश भी किए थे, लेकिन कुछ बात जमी नहीं और फिर वो सफल भी नहीं हो सके, तो फिर हमेशा के लिए राजनीति से किनारा कर लिया। करोड़ों की संपत्ति मिलने के बाद भी जयललिता की करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई थी, और इसमें दीपक और फिर दीपा ने कोर्ट में याचिका लगाकर इन संपत्ति को, जब्त की हुई संपत्ति को, उन्होंने कहा था कि वापस हमें संपत्ति को दे दिया जाए। लेकिन दलील भी साथ में दी गई थी कि यह संपत्ति क्यों उन्हें वापस दिया जाना चाहिए। दलील रखी गई कि उनके जयललिता के निधन के बाद जो उनके खिलाफ, जयललिता के खिलाफ केस खत्म होने के बाद संपत्ति जब्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो संपत्ति पर केस चल रहा था वो केस ही खत्म हो गया। लेकिन हाई कोर्ट ने रूलिंग दी कि बाकी के आरोपी दोषी करार हुए थे, और इसी वजह से जो भी उनके संपत्ति को लेकर बात हुई थी उस याचिका को रद्द कर दिया और इनके संपत्ति जब्त ही रहेगी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने दीपा और दीपक की दावेदारी 13 जनवरी को खारिज कर दी थी, और इसके बाद एक और फैसला आया था। यह भी फैसला काफी दिलचस्प था। यह फैसला था कि जयललिता का जो कुछ भी बचा खुचा संपत्ति है वो भी तमिलनाडु सरकार की कस्टडी में दे दी जाए। और इस बात की भी चर्चा खूब हुई कि आखिर सरकार के पास संपत्ति होगी तो सरकार उसका इस्तेमाल कैसे करती है, क्योंकि अभी जयललिता के धुर विरोधी स्टालिन सत्ता में है। जयललिता के पास कितनी संपत्ति थी आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि उनके पास कितनी करोड़ की संपत्ति थी। जे दीपक और जे दीपा ने 188 करोड़ रुपए की संपत्ति का दावा किया था, कि जबकि AIADMK ने 913 करोड़ रुपए की संपत्ति पर दावा ठोक दिया था। लेकिन ये सब बात की अगर बात करें तो फिर 2016 के आखिरी चुनाव लड़ते समय उन्होंने जो संपत्ति घोषित की थे उस संपत्ति का आंकड़ा था 113 करोड़, और इसके बाद जो देखा जाए तो तब से कैश इन हैंड उनमें जो जानकारी दी गई उसमें करीब 41,000 रुपए ही कैश इन हैंड उनके पास थी। 25 बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए थे और 27 करोड़ के बॉन्ड्स, और इसके अलावा डिवेंचर कंपनियों के शेयर भी थे। तब 21 किलो और 1250 किलो के चांदी और भी डिटेल्स बात सामने आई थी, जिसमें ज्वेलरी के तौर पर इसे काउंट किया गया। 41 करोड़ के चल यानी कि कैश बैंक डिपॉजिट थी, और गहने और 72 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति थी, जो गहने को भी इसमें मिलाया गया। मतलब कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जमीन जायदाद सब कुछ अचल संपत्ति में काउंट कर दिया गया। 2020 में तमिलनाडु सरकार के ने संपत्तियों की एक और लिस्ट तैयार की थी, और इस लिस्ट में इस बात को भी जोड़ा गया कि 4 किलो सोना, जिसमें से 610 किलो चांदी भी था, और इसके अलावा 8376 किताबें थीं, 38 SC और फिर 10,438 कपड़े, और फिर पॉश गार्डन का जो 3 स्टोरी बंगला है, ये सब वेदा निलयम शामिल था। ये सारे कुछ जयललिता की रिपोर्ट में जो पहले से संपत्ति के आंकड़े थे उसमें जोड़ दिए गए। 1996 में तमिलनाडु के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का एक केस भी दर्ज किया था, और इस केस को लेकर अगर देखा जाए तो 1991 और फिर 1996 के दौरान
सीएम रहते हुए जयललिता करीब करीब 67 करोड़ रुपए की संपत्ति जमा करने का आरोप भी उन पर लगा था कि उन्होंने 67 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने पास जमा किया। स्वामी का जो याचिका था उस पर जयललिता का केस 2014 तक चला और इसके बाद बेंगलोर के अदालत ने 2014 में दोषी पाते हुए उन्हें इस बात के लिए कहा था कि 4 साल के कैद के सजा होंगे, साथ में आपको 100 करोड़ रुपए के जुर्माने भी भरने पड़ेंगे। 2015 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने आरोपों से बरी कर दिया। 2014 में यह फैसला सुनाया गया, उन्हें 4 साल की सजा दी गई, लेकिन 2015 में बरी हो गई। इनका राजनीतिक असर यह भी हुआ कि 2016 में धमाकेदार जीत के साथ तो सत्ता में फिर से वापसी की, लेकिन इस बार की अगर बात करें तो उसी साल उनका निधन भी हो गया। सत्ता में वापसी के बाद भी उनके निधन हो गया। उसके बाद उनके आय और संपत्ति को लेकर जो केस थे वो पेंडिंग चल रहे थे। आय से ज्यादा संपत्ति के केस देश के बहुत सारे नेताओं पर लगे हुए हैं, लेकिन आरोप भी लगे और गिरफ्तारियां भी हुई और कुर्की भी हुई, लेकिन सबसे खास बात यह रही कि बहुत कम मुकदमे हैं जिसके नतीजे अब तक सामने आए। जो आय से अधिक संपत्ति जिन नेताओं के पास है उसमें फैसला आ सका, उसमें से जयललिता इस मामले में अनलक्की रही कि देश की कई सरकारों को कंट्रोल करने के बाद भी जयललिता के केस में फैसले आ सके और उनके खिलाफ जांच को भी ठंडे बस्ते में डाल नहीं पाई सरकार। अब दूसरी बात यह भी हुई थी कि आय से ज्यादा संपत्ति केस में उन्हें दोषी भी ठहराया गया था और फिर कोर्ट ने उन्हें सजा भी सुनाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल की जेल की जो सजा सुनाई थी, इसी का जिक्र हो रहा था कि जयललिता ऐसी उन नेताओं में से हैं जिनकी सजा अक्सर आय से ज्यादा संपत्ति मामले में नहीं होती। हालांकि उससे पहले जयललिता की मौत भी हो गई थी और सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने मौत के बाद केस को खत्म कर दिया था, उन पर कोई भी केस भी नहीं रहा। लेकिन जब्त की गई संपत्ति को लेकर मामला अब भी फंस रहा था, तो जो संपत्ति जब्त की गई थी उस पर आदेश दिया गया था और यह भी कहा गया कि आय से अधिक संपत्ति जमा करने के जो मामले हैं उसमें वो दोषी बनकर ही जयललिता इस दुनिया से चल बसी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जयललिता के 27 साल पुराने केस में अब फैसला भी आ गया है। फिलहाल आपको ये श्रेष्ठ भारत हमारे खास एपिसोड कैसे लग रहे हैं आप हमें जरूर बताइएगा और अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।